पाठ के पिछले 2 वीडियोस में हमने निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में विस्तार से समझा। इस वीडियो में हम परागण की क्रिया एवं दोहरा निषेचन को डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम बुक के कंटेंट को देखेंगे और उसके बाद में इसके नोट्स को समझेंगे। ये नोट्स आप अपने नोटबुक में लिखकर भी याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है परागण। परागण जो है एक क्रिया या प्रक्रम है। परिभाषा क्या है इसकी? परागकणों का परागकोश से निकलकर स्त्री केसर या अंडक के व्रतिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। और परागण के लिए पुष्प में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं और ये कई जो है कारकों के द्वारा ये परागण क्रिया संपन्न होती है, जिसमें वायु द्वारा, जल द्वारा या अन्य प्राणी द्वारा हो सकती है। उसके बाद अगला टॉपिक है परागण के प्रकार। तो पराग के स्रोत को ध्यान में रखते हुए परागण 3 प्रकार का हो सकता है। पहला है स्वयुग्मन या ऑटोगमी। तो स्वयुग्मन ऑटोगमी क्या है? जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के व्रतिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब उसे हम स्वयुग्मन या ऑटोगमी कहते हैं। और इसके लिए भी पौधों में कई प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। इसके उदाहरण आपकी पुस्तक में दे रखे हैं, जैसे वायोला ऑक्सिलिस और कॉमेलिना पादप। ऐसे पादपों में 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक प्रकार के पुष्प होते हैं उन्मिल्य परागणी पुष्प, अर्थात ऐसे पुष्पों में उसके परागकोश एवं व्रतिकाग्र अनावृत होते हैं। अनावृत का मतलब खुले होते हैं, वो नॉर्मल पुष्प की तरह ही होते हैं। दूसरे प्रकार के पुष्प हैं वो है अनुन्मिल्य परागणी पुष्प, अर्थात उसमें नरंग और मादंग ढके रहते हैं या अनावृत नहीं होते, मतलब खुले नहीं होते। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे पुष्पों को क्लिस्टोगैमस पुष्प भी कहते हैं और इसके ऊपर कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है। दूसरे प्रकार की जो क्रिया है वो सजातीय पुष्पी परागण। जब एक ही पादप के पुष्प जो है उसे परागकण निकलकर उसी जाति के दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं, तब उसे सजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। तीसरा है परनिषेचन। इसमें भिन्न पादपों के परागकोश जो है वहाँ से परागकण निकलकर और जो दूसरी प्रजाति जो है उसके पुष्प पर पहुँचते हैं, तो उसे हम परनिषेचन कहते हैं। उसके बाद है परागण के अभिकर्म के कारक। तो ये वायु द्वारा हो सकता है, जल द्वारा हो सकता है, कीटों द्वारा हो सकता है या और प्राणियों द्वारा भी हो सकता है। इसके लिए आपके नोट्स में बुक चैप्टर में थोड़ा सा कम दिया है, इसको हम आगे नोट्स में डिस्कस करेंगे विस्तार से। उसके बाद कुछ विशेष उदाहरण दे रखे हैं, जैसे वेल्सिनेरिया में जल के द्वारा परागण होता है। इसकी विशेष बात यह है कि इसमें नर पुष्प जो है वो तैरते हुए मादा पुष्प के समीप तक जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो फिर परागकण मुक्त करते हैं। एक उदाहरण है जो इम्पोर्टेंट है वो है एमोरफोफेलस या युक्का पादप। इसमें जो है वो शलभ के द्वारा, मादा शलभ के द्वारा जो है वो परागण की क्रिया होती है। इसमें मादा शलभ जो है वो पुष्प में जाकर और अपने अंडे जो है वहीं सुरक्षित रखती है और साथ में वह परागण की क्रिया में भी सहयोग करती है। उसके बाद भाई प्रजनन युक्तियाँ, मतलब किस प्रकार से पादप जो है वो स्वयं परागण को रोकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे साधन होते हैं कि पुष्प जो है एक लिंगी हो सकते हैं। फिर दूसरा, कई बार द्विलिंगी पुष्प होते हैं, परंतु द्विलिंगी होने के बावजूद भी उसमें नरंग और मादंग जो है एक समान या एक ही समय पर विकसित नहीं होते, या उसमें जो है नरंग और मादा अंगों के बीच में कुछ विरोध पाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें स्वयं परागण नहीं हो पाता, या फिर रासायनिक जो है वो संकर्षण नहीं हो पाता, जिसकी वजह से भी जो उसके परागकण जो अंकुरित नहीं होते। अगला टॉपिक है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। जब परागकण व्रतिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद व्रतिकाग्र से कुछ रसायन निकलते हैं और परागकण जो है उससे भी कुछ रसायन निकलते हैं। इन रसायनों के बीच में संकर्षण की वजह से ही परागकण का अंकुरण होता है और जिससे परागनली निकलती है। जो परागकण की जो कायिक कोशिका है वहाँ से परागनली निकलती है और वह जो है व्रतिका से होते हुए और बीजांड में प्रवेश करती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बीजांड में या उसके भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद 2 नर युग्मक भ्रूणकोश में मुक्त होते हैं। एक नर युग्मक तो अंडकोशिका से मिल जाता है
जिससे पहला निषेचन होता है, और दूसरा नर युग्मक जो है वो ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है, तो जिससे दूसरा निषेचन होता है। इसलिए हम कहते हैं कि पुष्पपातों में दोहरा निषेचन पाया जाता है। अब अगर हम किसी पुष्प में हम कृत्रिम रूप से हम परागण अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए एक विधि है विपुसन। विपुसन का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई द्विलिंगी पुष्प है और हम उसमें आवश्यक रूप से परपरागण करना चाहते हैं, तब हम उसके दोनों में से कोई एक अंग को पृथक कर सकते हैं। मान लो कि हमने उसके नर अंग जो है वो पृथक कर दिए, उसको चिमटे की सहायता से निकाल दिया, तो इसे कहते हैं विपुसन, विपुसन या इमैस्कुलेशन। और विपुसन करने के बाद फिर हम जो परागण जिनसे हमें उसका निषेचन करवाना है वो परागण हम कृत्रिम रूप से उसकी वृत्तिका पर छिड़क कर और उसकी बैगिंग कर देते हैं, मतलब उस पर बैग लगा देते हैं, जिसको कहते हैं बोरा वस्त्रावरण। तो इस क्रिया से हम जैसा भी हम वांछित जो भी हम परागण करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, या से कृत्रिम पर परागण की क्रिया संपन्न कराई जा सकती है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि दोहरा निषेचन, तो दोहरा निषेचन में प्रथम निषेचन जो है वो अंडकोशिका के साथ होता है, जिससे युग्मनज बनता है और जो आगे चल के भ्रूण का निर्माण करता है। और जो दूसरा जो नर युग्मक है वो ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है, जिससे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनती है, जिसमें 3 केंद्रक पाए जाते हैं, उससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दो जो है वो अंगों का निर्माण हो रहा है, एक तो भ्रूण और एक भ्रूणपोष। पहले निषेचन से भ्रूण बनता है और दूसरे निषेचन से भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष का कार्य भ्रूण का पोषण करना है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम निषेचन पश्च घटनाओं को डिस्कस करेंगे। अब जो भी आपने पढ़ा है, अब इसके नोट्स हम कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए। पहला है परागण। पुकेसर में उपस्थित परागणों का वृत्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागण के लिए किसी क्रमक या साधन की आवश्यकता होती है, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, परागकणों का वृत्तिकाग्र पर अंकुरण होता है। और तीसरा, अंकुरण के पश्चात बनाने वाली परागनली से युग्मक को का जो है वो भ्रूणकोश में स्थानांतरण होता है। अब पुष्प एकलिंगी हो सकते हैं, द्विलिंगी हो सकते हैं। एकलिंगी पुष्प कुछ उदाहरण, प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक पौधों पर एकलिंगी पुष्प लगते हैं। मतलब एकलिंगी मतलब या तो नर पुष्प होगा या फिर मादा पुष्प। इसके उदाहरण है जैसे पपीता, ताड़ आदि। द्विलिंगी पुष्प, तो सामान्यतः पुष्प द्विलिंगी होते हैं, तो इनमें जो है स्वपरागण इजीली हो सकता है। तो ये स्वपरागण का चित्र है और ये परपरागण का चित्र है। उसके बाद परागण के जो प्रकार हैं, हमने जैसे पहले बताया था मैंने, पहला प्रकार है स्वयुग्मन। स्वयुग्मन के बारे में क्या लिख सकते हैं आप, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वृत्तिका पर पहुँचते हैं या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वृत्तिका पर पहुँचते हैं, तब उसे स्वपरागण कहते हैं। और ऐसी क्रिया केवल उभयलिंगी या द्विलिंगी पौधों में होती है। फिर पौधों में पुष्प उन्मूल्य परागणी या कैसोगैमस या फिर अनुन्मूल्य परागणी यानी क्लिस्ट्रोगैमस हो सकते हैं। उन्मूल्य परागणी पुष्प जो हैं वो खुले रहते हैं या एक्सपोज्ड होते हैं, और जो क्लिस्ट्रोगैमस या अनुन्मूल्य परागणी पुष्प हैं वो कभी भी अनावृत नहीं होते या कभी भी खुले नहीं होते, वो बंद होते हैं। तो ऐसे पुष्पों में परागण पुष्प के अंदर ही बिखरने से स्वपरागण होता है। तो इसके उदाहरण वायोला, कनकुआ, मूंगफली आदि। तो ये इंपॉर्टेंट है और इस पर भी परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद है सजात पुष्पी परागण। जब एक पादप के पुष्प के परागणों का उसी पादप के दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है, जब वह सजातीय पुष्पी परागण कहलाता है, मतलब उसी जाति में। तो इसके लिए भी कई कारकों पर निर्भर कर सकता है। पर निषेचन, जब भिन्न पादपों के परागण भिन्न पादपों के वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तब इस प्रकार की क्रिया को पर निषेचन कहते हैं। इस प्रकार के पर निषेचन में हवा, कीट, पानी आदि कारकों का उपयोग होता है। पर परागण के कारक तो कीट द्वारा हो सकता है, जिसे एंटोमोफिली कहते हैं। पक्षी द्वारा हो सकता है, ऑर्निथोफिली कहते हैं। जानवर द्वारा हो सकता है, जल द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, जिसे एनिमोफिली कहते हैं। अब इसकी विधियों को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। वायु परागण को एनिमोफिली भी कहते हैं। जब परागणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तब इसे वायु परागण कहते हैं। वायु परागित पुष्पों के परागण छोटे, हल्के, चिकने, शुष्क होते हैं
और ये अधिक संख्या में इनका उत्पादन होता है। और ये पुष्प प्राय रंगहीन होते हैं और इनकी वृत्तिका वृत्तिकाग्र और रोमिल होती है। उदाहरण के लिए घास, मक्का, गेहूँ आदि। जल परागण ये दो प्रकार से हो सकता है। जब परागण क्रिया जल द्वारा होती है तब इसे जल परागण कहते हैं। अब ये दो प्रकार का है, अधोजल और अधिजल। जब परागण जल के भीतर होता है तब उसे अधोजल परागण कहते हैं। इसके उदाहरण है हाइड्रिला, जोस्टिरा आदि। दूसरा है अधिजल, जब पुष्प जल की सतह पर परागित होते हैं तब उसे अधिजल कहते हैं। इसका उदाहरण है वेल्सिनेरिया। अब निम्फिया जो है, निम्फिया इंपॉर्टेंट, निम्फिया एक जलीय पादप है परंतु इसमें कीट के द्वारा परागण होता है। कीट परागण का एंटोमोफिली भी कहते हैं। मधुमक्खियां, तितलियां, पतंगे, बिटल आदि जो है कीट परागण में सहयोग करते हैं। लगभग 80% पादपों में कीट के द्वारा परागण होता है। और कीट परागण पुष्प जो चमकदार, रंगीन, मकर युक्त, गंधयुक्त होते हैं और इनके परागण खुरदरे एवं चिपचिपे होते हैं। पक्षी परागण, कुछ पौधों के पुष्प पक्षियों द्वारा परागित होते हैं। इनके पुष्प चमकदार, आकर्षक व मकरंद युक्त होते हैं और इनके पुष्प जो है अक्सर नलिकाकार होते हैं। उदाहरण है निकोटियाना। चमगादड़ परागण, कुछ पौधों में पुष्प रात में खिलते हैं और अधिक मकरंद स्रावित करते हैं। चमगादड़ निशाचर होते हैं तो वो इनमें परागण क्रिया में सहयोग करते हैं। इसका उदाहरण है कदम्ब, कचनार आदि। इसके अलावा गिलहरी, घोंघे आदि के द्वारा भी परागण क्रिया हो सकती है। परागण क्रिया के विशिष्ट उदाहरण है वेल्सिनेरिया, जिसमें आपको पहले बताया था। वेल्सिनेरिया जो एक लिंगी जलीय पादप है। इसमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, नर पुष्प और मादा पुष्प। नर पादप नर पुष्प उत्पन्न करता है और जो टूटकर जल की सतह पर आ जाते हैं वो तैरते हुए मादा पुष्प तक जाते हैं। मादा पुष्प जो बनाता है वो लंबे और कुंडलित होते हैं। नर पुष्प तैरते मादा पुष्प के संपर्क में आते हैं तब बहुत से परागकण बाहर निकलते हैं जो वृत्तिका से चिपक जाते हैं। परागण क्रिया के बाद मादा पुष्प बंद हो जाते हैं। फिर है युक्का पादप का उदाहरण। युक्का पादप, इस पौधे के पुष्प घंटाघर होते हैं जो उल्टे लटके होते हैं। इन पुष्पों में वृत्तिका पुकेसरों से लंबी होती है अर्थात मादा जननांग नर जननांग तुलना में अधिक लंबाई वाले होते हैं। इनमें मादा शलभ जो है वो परागण की क्रिया करती है और ये जो है पुष्प में प्रवेश करती है और वहीं पर अपने अंडे रखती है। अंडे रखने के बाद मादा शलभ वृत्तिका से होते हुए वृत्तिकाग्र पर पहुंचकर अपने मुंह में रखे परागकणों को उगल देती है। तो ये यक्का का उदाहरण है। इसके अलावा कुछ और परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक है स्वयंबद्धता, सेल्फ स्टेरिलिटी किसे कहते हैं। जब एक पुष्प के जायांग का वृत्तिकाग्र अगर उसी पुष्प के परागकणों से परागित नहीं होता तब उसे हम स्वयंबद्धता कहते हैं। इसका उदाहरण आलू, मटर, पिटूनिया आदि। भिन्नकाल परिपक्वता या डाइकोगैमी, जब एक द्विलिंगी पुष्प के पुकेसर एवं वृत्तिकाग्र भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व होते हैं तब पुष्प की इस अवस्था को भिन्नकाल परिपक्वता कहते हैं। तीसरा उभयलिंगता, कुछ पुष्पों के परागकोश तथा वृत्तिकाग्र के बीच में कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिसके कारण उसमें स्वयं परागण नहीं हो पाता। तो ऐसे पुष्प में वृत्तिकाग्र तो लंबा होता है और यह ज़्यादा छोटा होता है। तो ये हो गया आपके आज के टॉपिक। और अगला जो लास्ट जो वीडियो है इस पाठ का, उसमें हम निषेचन पश्च घटनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे और असंग जनन और बहुभ्रूणता के बारे में भी समझेंगे। तो आपका ये पाठ जो है पूरा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।